हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट गुरुकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। अपन बात कर रहे थे दोस्तों आवर्त सारणी की, प्रिमिटिव टेबल की। ठीक है, आवर्त सारणी में अपन लोथरमेयर का आयतन वक्र पढ़ लिया था, डोबेरेन का त्रिक नियम पढ़ लिया था, प्राउड की संकल्पना पढ़ ली थी और न्यूलैंड का अष्टक नियम भी पढ़ लिया था। अब बात कर रहे हैं बेटा अपन मेंडलीव की आवर्त सारणी। किसकी? मेंडलीव की आवर्त सारणी की। और मेंडलीव की आवर्त सारणी कुछ हद तक सही भी मानी जाती है बेटा। इसने कुछ जितने उस समय तत्व ज्ञात थे उनका वर्गीकरण इसने किया था। ठीक है, तो ध्यान रखना मेंडलीव की आवर्त सारणी कब दी गई थी? 18 देखो मेंडलीव ने आवर्त सारणी आवर्तित्व का नियम दिया था। किसका दिया था? आवर्तक का नियम दिया था, आवर्तिक का नियम दिया था। और इसने कहा था कि तत्व के भौतिक गुण तथा रासायनिक गुण परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। क्या कहा था इसने? कहा आवर्ती फलन का नियम दिया था। ठीक है, और आवर्ती फलन का नियम क्या कहता है बेटा कि किसी भी तत्व के भौतिक तथा रासायनिक गुण उसके परमाणु भार के क्या होते हैं बेटा? आवर्ती फलन होते हैं। क्या होते हैं? किसी भी तत्व के भौतिक गुण व रासायनिक गुण परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। ये किसने कहा था बेटा? ये कहा था अपने जो मेंडलीव ने। मेंडलीव ने क्या कहा था कि किसी भी तत्व के जो भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं वो क्या होते हैं? उसकी आवर्ती फलन, परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, ये किसने कहा था? मेंडलीव ने कहा था, ध्यान रखना है। इसके बाद में क्या किया इसने? आवर्त सारणी का निर्माण किया था, तत्वों का क्या किया था? वर्गीकरण किया था। ठीक है, अब तत्वों का वर्गीकरण किया था तो उस समय जितने भी तत्व ज्ञात थे उनका सबका वर्गीकरण इसने कर दिया था लगभग। ठीक है, तो इसकी आवर्त सारणी अपन देखेंगे बेटा कि इसकी आवर्त सारणी क्या है। परमाणु भार पर इसकी जो आवर्त सारणी थी वो किस पे आधारित थी? परमाणु भार पे। जितने भी पढ़े बेटा अभी तक अपने परमाणु भार पर ही पढ़ी है। ठीक है ना, जब आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ेंगे तो वहां जाके थोड़ा सा चेंज होगा, वो परमाणु क्रमांक पे आधारित थी। बाकी जितने भी पढ़ रहे हैं वो परमाणु भार पे आधारित है। ठीक है, तो इसकी आवर्त सारणी किस पे आधारित थी? परमाणु भार पे आधारित थी। देखो अब इसने आवर्त सारणी बनाई थी ना, तो उसमें जो 37 पंक्तियां थी ना बेटा, 37 पंक्तियां, इन 37 पंक्तियों को इसने क्या कहा था? आवर्त कहा था। क्या कहा था? आवर्त कहा था। 37 पंक्तियों को क्या बोला इसने? आवर्त बोला था। ध्यान रखना, आपको बहुत बार क्वेश्चन आता है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी थी? तो 7 थी। ठीक है ना, जो 37 पंक्तियां थी उनको क्या कहा था इसने? आवर्त कहा था। और बात आती है जो ऊर्ध्वाधर लाइनें दिख रही है बेटा आपको, ये कितनी थी? तो ये ध्यान रखना, जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी उसमें 8 थी। ठीक है, कितनी थी? 8 थी बेटा। बाद में इसने इनको अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया था। इन 8 को ए और बी में करके टोटल इनको 16 कर दिया था। ठीक है ना, ध्यान रखना आपको। और एक शून्य वर्ग से अलग से रख दिया था इसने। तो जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी उसमें जो 37 पंक्तियां थी उनको तो क्या कहा था इसने? आवर्त कहा था। ठीक है, और आवर्तों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब इसने क्या करा? देखो, जब आवर्त सारणी का निर्माण किया तो जो ये आवर्त बनाए ना, वर्ग बनाए, इन वर्गों में क्या है कि इसने कहा था आवर्तिता का नियम, अपने नियम पढ़े बेटा। ये क्या कहता है कि जब अपन किसी भी तत्व को इसमें रखेंगे तो एक निश्चित परमाणु क्रमांक या निश्चित अंतराल के बाद में वापस क्या होगा? वो रिपीट होगा। और रिपीट होगा तो जो ऊपर जिस वर्ग में उसको रख रहे उसके जो ऊपर वाला तत्व और नीचे वाले दोनों तत्वों के गुणधर्म क्या होंगे? लगभग समान होंगे। क्या होंगे? लगभग समान होंगे। तो इसने क्या कहा था कि जिस वर्ग में, एक वर्ग में जितने भी तत्व आएंगे उन सभी का क्या गुणधर्म लगभग समान होंगे। ठीक है ना, गुणधर्म समान होंगे। ध्यान रखना आपको। ठीक है ना, कि एक वर्ग में उपस्थित सभी तत्वों के गुणधर्म क्या होते हैं बेटा? समान होते हैं। अब इनको जब इसने वर्गों में डिवाइड कर दिया तो बेटा किसी भी चीज को अपन जब व्यवस्थित क्रम में जमा देते हैं तो उसका अध्ययन करना थोड़ा सा क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में देखो बेटा कि मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी इसके गुण क्या कहते हैं? क्या कारण रहा था कि मेंडलीव सफल रहा था? जो आवर्त सारणी का तत्वों का वर्गीकरण करने में सफल रहा था, तो इसके गुणों के बारे में देखना।
ध्यान रखना, फिर कह रहा हूँ कि इससे क्वेश्चन आएगा तो ये आएगा कि बेटा जो मेंडलीव की आवर्त थी वो किस पे आधारित थी, तो ये किस पे थी, परमाणु भार पे आधारित थी। और आधुनिक आवर्त सारणी की बात करेंगे आप आगे, तो बेटा वो किस पे आधारित थी, वो परमाणु क्रमांक पे आधारित थी। अब देखो मेंडलीव की आवर्त सारणी के गुण। मेंडलीव आवर्त सारणी के गुण। देखो मेंडलीव की आवर्त सारणी के क्या गुण है, ये इसने क्या करा बेटा कि कुछ तत्वों के रिक्त स्थान छोड़े थे, ठीक है ना, क्या करा था, कुछ तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़ा था और उनके बारे में पहले ये भविष्यवाणी कर गया कि यहाँ पे जो तत्व आएगा उसका नाम ये रहेगा, बाद में उसका नाम चेंज कर दिया। जैसे इसने कुछ तत्वों की पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी, ठीक है ना, कुछ तत्वों की पहले ही यह नाम दे दिया था उनको, बाद में उनका हालांकि नाम चेंज था, लेकिन उसने पहले ही इनका नाम बता के चला गया था। अगर बात करें बेटा, इसने सबसे पहले बताया था किसका, इसने कहा था जो स्केडियम होता है बेटा, कौन सा अपना स्केडियम 21 नंबर पे आता है ना, स्केडियम, इसका नामकरण इसने पहले ही कर दिया था। स्केडियम का क्या नामकरण करा था, इसने कहा था कि इसका नाम एक्का बोरोन है, क्या बेटा, एक्का बोरोन। तो इस तत्व की क्या पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी इसने, स्केडियम की भविष्यवाणी कर दी थी पहले इसने। स्केडियम का अगर क्वेश्चन पूछे कि मेंडलीव के अनुसार स्केडियम का नाम क्या था, तो ध्यान रखना क्या था बेटा, एका बोरोन था, क्योंकि इसने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। बाद में जब एका बोरोन की खोज, स्केडियम की खोज हुई, इसको एका बोरोन से हटाकर वापस इसको नाम दे दिया गया स्केडियम, ठीक है, 21 नंबर का तत्व। और एल्यूमिनियम के पहले आ रहा था बेटा कौन सा अपना, गैलियम, क्या आ रहा था, गैलियम, तो इसको नाम दे दिया था इसने एका एल्यूमिनियम, गैलियम। ये किसके लिए, एल्यूमिनियम का पहला था, इसको नाम दे दिया इसने एका एल्यूमिनियम। ठीक है, तो इसने गैलियम का भी नाम दिया था और एक और दिया था वैसा जर्मेनियम का, ध्यान रखना आपको, किसका, जर्मेनियम का। तीन तत्वों की इसने भविष्यवाणी की थी और तीनों का अलग अलग नाम बताया था। अब देखो जर्मेनियम सिलिकॉन का पहला था, तो इसको क्या नाम दे दिया था इसने, एका सिलिकॉन नाम दे दिया था, एका सिलिकॉन। इन तीन तत्वों की इसने पहले ही क्या कर दी थी बेटा, भविष्यवाणी कर दी थी। किस किस तत्वों की थी, स्केडियम की, गैलियम की और जर्मेनियम की। तो इसने क्या करा कि जो उस टाइम इनकी खोज नहीं थी, बाद में इनकी खोज हुई थी, इनकी पहले ही जगह छोड़ दी थी इसने, ठीक है। और इनका नाम क्या रखा था, अगर स्केडियम का पूछे तो बेटा एको बोरोन ध्यान रखना है, गैलियम का है एका एल्यूमिनियम, क्योंकि स्केडियम बोरोन से पहले आ रहा था। अगर आप जैसे आवर्त पढ़ोगे उसमें आपको पता चलेगा, ठीक है ना। ये नहीं है कि बोरोन तो सर 5 नंबर पे 4 नंबर पे आता है ना, आप कैसे बता रहे हो, तो ये 21 पे आता है, वो जब आप आवर्त पढ़ोगे ना उस टाइम आपको पता चलेगा वर्ग के अनुसार, ठीक है। गैलियम एल्यूमिनियम के पास था, तो इसको क्या दे दिया इसने, गैलियम नाम दे दिया, एका एल्यूमिनियम नाम दे दिया था। और जर्मेनियम का इसने एका सिलिकॉन नाम रख दिया था। तो इसने कुछ तत्वों के पहले ही क्या कर दी थी, भविष्यवाणी कर दी थी। अब क्या करें बेटा इसने कि कुछ तत्वों के परमाणु भार में क्या है, सुधार भी किया था। क्या किया था, सुधार किया था परमाणु भार के क्रम में, ठीक है ना। अभी तो सफल रहा था भाई। तो कुछ तत्वों के परमाणु भार में क्या किया था इसने, सुधार किया था। तत्वों के परमाणु भार में सुधार। देखो अपन बात करें परमाणु भार के सुधार की, तो बेटा इसने बेरिलियम के गुण, एल्यूमिनियम जो बेरिलियम था उसके से मिल रहे थे, एल्यूमिनियम से मिल रहे थे, ठीक है ना। बेरिलियम के गुण एल्यूमिनियम से मिल रहे थे और बेरिलियम एक त्रिसंयोजी जो बेरिलियम था, इसको इसने त्रिसंयोजी यौगिक समझा। लेकिन जब इसका त्रिसंयोजी यौगिक का तुल्यांक की बाहर निकाला और इसका परमाणु भार क्या, तो बेटा इसका परमाणु भार आ रहा था 13.5 कितना, 13.5। लेकिन 13.5 के अनुसार जब बेरिलियम को देखा बेटा इसको स्थान मिलना चाहिए था कार्बन और नाइट्रोजन के, क्या मिलना चाहिए था, कार्बन और नाइट्रोजन के मध्य। लेकिन कार्बन और नाइट्रोजन के मध्य नहीं रख सकते, इसलिए इसको क्या द्विसंयोजी यौगिक समझ के
किसको किसके मध्य रखा है, हीलियम बोरोन के मध्य रखा। तो ध्यान रखना ये इसने सुधार किया था। क्या किया था कि जब ये एक त्रिसंयोजी यौगिक समझा, इसको क्या समझा, त्रिसंयोजी यौगिक। त्रिसंयोजी यौगिक का मतलब बेटा कि जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता होती है, अगर तो द्विसंयोजी त्याग रहा तो उसके आधार पे इनको यौगिकों को नाम दिया गया, ठीक है ना। तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता थी तो इसको त्रिसंयोजी यौगिक बोला, ठीक है। जब इसका तुल्यांक त्रिसंयोजी यौगिक के अनुसार जब इसका तुल्यांक किया तो इसका 4.5, ठीक है। तो त्रिसंयोजी यौगिक है तो इसको इंटू करोगे तो आएगा बेटा 13.5, ठीक है ना। अब 13.5 परमाणु भार के अनुसार, क्या इसका बेटा परमाणु भार है ना, इसके अनुसार इसको स्थान मिलना है कहां पे, नाइट्रोजन और कार्बन के मध्य, कार्बन और नाइट्रोजन के मध्य। लेकिन वहां इसको नहीं रख सकते थे, वहां पे इसको कोई खाली स्थान नहीं था और जगह नहीं थी, इस वजह से वहां नहीं रख सके। और इसको क्या समझे, द्विसंयोजी यौगिक, ठीक है ना। अब द्विसंयोजी यौगिक समझेंगे तो वो 4.5 का इंटू करोगे बेटा 9, ठीक है ना। अब 9 को मध्य इसका परमाणु कितना और परमाणु 9 होने की वजह से इसको कहां रखा गया फिर बेटा, लिथियम बोरोन के मध्य रखा गया, लिथियम व बोरोन के मध्य रखा गया। ये सुधार किसने किया था, ये किसने किया था, मेंडलीफ ने किया था बेटा। किसने किया था, मेंडलीफ ने किया था। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेरिलियम त्रिसंयोजी यौगिक है लेकिन फिर भी इसको लिथियम और बोरोन के मध्य क्यों रखा गया, तो उसने क्या कि अन्य गुणधर्म को त्रिसंयोजी यौगिक को छोड़ इसको द्विसंयोजी यौगिक माना और इसके अन्य गुणों को मैच करते हुए बेटा इसने क्या करा कि लिथियम और बेरिलियम बोरोन के मध्य बेरिलियम रख दिया, ठीक है। तो इसने क्या करा, इसमें सुधार करा। ये तो क्या थी, इसकी उपलब्धियां थी। अब देखो इसकी कमियां भी थी, अच्छाइयां किसी की नहीं देखी जाती, बुराइयां देखी जाती है ना। तो इसकी बुराइयां क्या क्या थी, इसकी कमियां क्या क्या थी, वो देखो। मेंडलीफ की कमियां या दोष, मेंडलीफ की कमियां भी बोल सकते हो आप और दोष भी बोल सकते हो, ठीक है ना। पूरी प्रकृति में कोई कंप्लीट मैन नहीं होता ना, इसलिए इसकी भी कुछ कमियां थी। इसकी क्या कमी थी कि इसने हाइड्रोजन को स्पष्ट स्थान नहीं दे पाया। क्या करा, जो मेंडलीफ की आवश्यकता उसमें हाइड्रोजन को कोई स्पष्ट स्थान नहीं मिला। किसको बेटा, हाइड्रोजन को स्पष्ट स्थिति नहीं दे सका। क्यों बेटा, अपन देखते हैं कि हाइड्रोजन को स्पेशली रखा कहां जाता है, सारी धातुओं के साथ। कहां रखा जाता है, सारी धातुओं के एस ब्लॉक में रखा जाता है ना, एस ब्लॉक के फर्स्ट वर्ग ना, एस ब्लॉक के फर्स्ट वर्ग में रखा जाता है, धातुओं के साथ रखा जाता है। लेकिन देखो इसके में अंदर पाया जाता है बेटा एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और ये हेलोजन तत्वों से भी समानता है। किससे बेटा, हेलोजन तत्वों से। तो इसको वहां पे भी रखा जा सकता है हाइड्रोजन को, इसलिए इस हाइड्रोजन की कोई स्थिति निश्चित नहीं कर पाया है, ठीक है ना। ये इसकी सबसे बड़ी कमी थी कि मेंडलीफ ने हाइड्रोजन की स्थिति निश्चित नहीं कर पाया था अवसानी में, ठीक है। दूसरी कमी देखो, समस्थानिकों की स्थिति नहीं दे पाया, समस्थानिकों को ये स्पष्ट स्थिति नहीं दे पाया, समस्थानिकों को स्पष्ट स्थिति नहीं दे पाए। अब देखो क्या समस्थानिक नहीं दे पाए बेटा। अपन जब समस्थानिक पढ़ते तो क्या है कि समस्थानिकों का परमाणु भार भिन्न अपन पढ़ते हैं ना, इस समस्थानिकों का परमाणु भार क्या होता है बेटा, भिन्न भिन्न होता है, ठीक है ना। परमाणु भार क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। अब परमाणु भार ही भिन्न भिन्न था और अपन ने पढ़ते क्या है कि मेंडलीफ की अवसानी तो है ही परमाणु भार पे आधारित। तो परमाणु भार भिन्न भिन्न है तो समस्थानिकों को एक नहीं रख सकते, एक साथ नहीं रखा। तो इसने क्या इनको अवसानी परमाणु भार समस्थानिकों को भिन्न भिन्न अलग अलग स्थान पे रखा। इसने क्या करा, अलग अलग स्थानों पर रख दिया इनको बेटा समस्थानिकों को, तो समस्थानिकों को स्थान नहीं दे पाया। ये भी इसकी कमी थी, ठीक है, कि समस्थानिकों को भी स्थान नहीं दे पाया था, उनको भी उपयुक्त नहीं दे पाया था। क्या था कि इसने तत्वों को रखा था परमाणु भार के क्रम में रखा था, ठीक है ना, परमाणु भार के अवरोही क्रम में क्रम में रखा था, बढ़ते क्रम में रखा था। तो कुछ तत्व ऐसे थे जो इस नियम का क्या नहीं कर रहे थे, पालन नहीं कर रहे थे। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार, ध्यान रखना। तो कौन कौन से थे जो नियम का पालन कर रहे थे परमाणु भार का, देखो
देखो बेटा इधर अपन बात करते हैं कि जब अपन परमाणु की बात करते हैं तो आर्गन होता है बेटा, कौन सा आर्गन 18 नंबर पे आर्गेनिक ऑक्सीजन गैस, ध्यान रखना कितने पता है इसका परमाणु क्रमांक की बात करते 18 था, और उसका बाहर की बात करें तो होता है बेटा 39.9 होता है, ठीक है। कितना होता है 39.9 होता है, लेकिन अगर पोटेशियम की बात करें बेटा किसकी पोटेशियम की, इसका होता है 39. और ये आता है बेटा कितने बात है 19 पे। देखो जो मेंडेलीव ने आवर्त थी वो किसके रखी थी बाहर के बड़े में। अब देखो जो 18 पे आ रहा है उसका परमाणु क्रमांक क्या अधिक है, और ये 19 पे आ रहा है इसका परमाणु क्रमांक क्या कम है, इसलिए ये इसकी क्या थी बेटा कमी थी। क्या थी बेटा कमी थी। और बहुत बार पूछा जाता है ये क्या बेटा अपवाद है, ध्यान रखना अपवाद को अक्सर लोग ज्यादा देखते हैं, ठीक है ना। ये तो क्या है अपवाद, ध्यान रखना। तो वो पूछ लेगा कि आर्गन का परमाणु क्रमांक 39.9 होता है, जबकि पोटेशियम का क्रमांक परमाणु भार होता है 39.1, लेकिन फिर भी आर्गन पहले आता है। इसकी स्थिति स्पष्ट हम नहीं कर पाए थे, ध्यान रखना। ये जब परमाणु क्रमांक देखते हैं तो वहां जाके ये थोड़ा सा होगा, ठीक है। एक कमी ये थी, ये गलत रखा था इसने, ठीक है ना, इसको सही क्रम में नहीं जमा पाया था। दूसरे दो तत्व कौन से, तो इस नियम का पालन करते हैं। एक तो बेटा कोबाल्ट और निकिल। अगर कोबाल्ट का परमाणु भार देखें तो बेटा कोबाल्ट का परमाणु भार होता है 58.9 58.9, ठीक है ना। और निकिल का देखें तो बेटा निकिल का होता है 58.6। अब देखो हालांकि होता तो ऐसा कि निकिल आना चाहिए था पहले, क्योंकि इसको परमाणु भार होता है आना निकिल चाहिए कोबाल्ट बाद में, लेकिन इसने क्या करा कि कोबाल्ट को रख दिया पहले और निकिल को रख दिया बाद में। तो ये भी जो परमाणु भार का उसका पालन नहीं कर रहा था, तो नियम का पालन ये नहीं कर रहा था। ये बेटा इसके अपवाद ध्यान रखना, आपको से क्वेश्चन पूछ लेता है ये ऐसे ही एक दो और आप उसको ध्यान में, ठीक है। अब क्या थी इसकी कि भिन्न भिन्न गुणों वाले जो अलग अलग गुणधर्म वाले तत्व थे उनको तो क्या इसने एक ही वर्ग में रख दिया, और जो समान गुणधर्म वाले तत्व थे उनको क्या इसने अलग अलग रख दिया। भिन्न भिन्न गुणों वाले तत्वों को क्या एक साथ रख दिया था। भिन्न तत्वों को एक साथ रख दिया। अब देखो कौन कौन से थे। तो बेटा अपने ये एस ब्लॉक देखते तो एस ब्लॉक के अंदर पढ़ते हैं कि सोडियम और लिथियम इनके बारे में पढ़ते हैं। ये देखो सोडियम इन तीनों ब्लॉक में रखा, जबकि इनका क्रमांक इनके गुणधर्म क्या थे बेटा अलग अलग थे, ठीक है ना। इनके गुणधर्म क्या थे अलग अलग। इसी प्रकार सीयू और एयू इनके भी क्या थे गुणधर्म अलग अलग थे, लेकिन इसको क्या इसने एक साथ रख दिया। क्या रख दिया एक साथ रख दिया। तो इनके गुणधर्म थे अलग अलग, लेकिन इसने फिर भी एक वर्ग में इनको रख दिया था। तो ये भी क्या इसकी कमी है कि जो इसने कहा था परमाणु भार का जब लिखा था तो कहा था कि एक वर्ग में वही तत्व आएंगे जिनके लगभग क्या होंगे समान होंगे, लेकिन यहाँ पे जाकर देखा तो ये कहते बेटा इनका गुण थे वो कहते अलग अलग थे, लेकिन ये कहते एक वर्ग में उपस्थित थे। इस प्रकार इसने क्या समान गुणधर्म वाले कुछ तत्व थे तो उनको इसने अलग अलग रख दिया। गुणधर्म वाले को क्या इसने अलग अलग रख दिया। बात करते हैं अपन पीटी और एयू की, ठीक है। इनके क्या था बेटा गुणधर्म समान थे, लेकिन इसने क्या इनको अलग अलग रख दिया। तो इस पे आप इंपॉर्टेंट लगा लेना बेटा, बहुत बार पूछा जाता है। दोनों के गुणधर्म लेकिन फिर भी इनको आवर्सानी अलग अलग है। किसकी कमी है ध्यान रखना, मेंडेलीव की कमी है। किसकी कमी है बेटा मेंडेलीव की कमी है। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड को भी नहीं समझा, ध्यान रखना। लेंथेनाइड व एक्टिनाइड की स्थिति स्पष्ट नहीं कर पाया था। लेंथेनॉइड व स्थिति स्पष्ट नहीं कर पाए थे, इसकी भी कमी थी। जो एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं ना अपना एफ ब्लॉक के बेटा लास्ट में पढ़ते हैं लेंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी, यूं ही नदियां
अपन बाद में जब याद करेंगे इनको तो पता चलेगा अपन को, ठीक है। इनके अलग से ट्री बना उसी अपन पूरी सारणी को करेंगे। तो ये किसकी थी कमियां थी बेटा, ये मेंडलीव की कमियां भी बोल सकते हैं आप, दोस्त भी बोल सकते हो। यहाँ से ध्यान रखना, क्वेश्चन बहुत बार पूछा होता है बेटा। अब आते बेटा अपनी आधुनिक आवर्त सारणी या मेन टेबल, ठीक है ना। आधुनिक आवर्त सारणी देखो, आधुनिक सारणी आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त तत्व के भौतिक रासायनिक गुण परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, जबकि मेंडलीव ने क्या बताया था, परमाणु भार के आवर्ती फलन बताए थे। आधुनिक सारणी के अनुसार तत्व के भौतिक व रासायनिक गुण परमाणु क्रमांक के, ठीक है, किसके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं बेटा, किसके परमाणु क्रमांक के परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, ठीक है। ये किसने दिया था, तो ध्यान रखना, मोजले ने दिया था। किसने दिया था, मोजले ने। आवर्ती जो आवर्ती फलन का नियम है किसने दिया था, मोजले ने दिया था। बहुत बार पूछा जाता है कि आवर्तीता का नियम, आवर्ती का नियम किसने, आधुनिक आवर्त सारणी में तो मोजले ने दिया था। तो परमाणु क्रमांक अवरोही बढ़ते रखा गया। परमाणु क्रमांक का ध्यान रखना, तत्वों को जितने भी अपन पीछे बेटा जितने भी क्लासिफिकेशन पढ़े उन सब में परमाणु बाहर ले रहा था, लेकिन जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें परमाणु क्रमांक ले रहा था। तत्वों को परमाणु क्रमांक बढ़ते में रखा, ठीक है। और इसने क्या कहा था कि समय पर तत्वों की वापस बेटा पुनरावृत्ति होगी, ठीक है। बाद में आवर्त सारणी के द्विग्रुप, बात करें आवर्त सारणी का द्विग्रुप किसने दिया था, तो रेंग व वर्नर ने दिया था, ठीक है ना। आवर्त सारणी का, आधुनिक आवर्त सारणी का जो द्विग्रुप है बेटा, आधुनिक आवर्त सारणी का द्विग्रुप किसने दिया था, ध्यान रखना, रेंग व वर्नर ने। अब देखो रेंग जो आधुनिक आवर्त सारणी का जो द्विग्रुप है किस पे आधारित है, तो ये बोहर के मॉडल पे आधारित है। किसके बेटा, बोहर के मॉडल पे पढ़ते ना अपन, बोहर का मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन विन्यास तत्वों का, तो बोहर के मॉडल पे आधारित है, ठीक है ना। आधुनिक आवर्त सारणी का आवर्त द्विग्रुप वो किसने दिया था, रेंग व वर्नर ने दिया था। और किस पे आधारित है, के मॉडल पे आधारित था। बोहर का मॉडल किसके लिए आवश्यक है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक करने के लिए आवश्यक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है, ठीक है। ये आधुनिक सारणी की अपन बात दूसरे की नहीं कर रहे। अब देखो आधुनिक आवर्त सारणी की बात करते हैं, तो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों और वर्गों की संख्या, जब आधुनिक आवर्त सारणी बनाई गई थी बेटा उस समय अक्रिय गैसों की खोज हो चुकी थी, ठीक है ना। इसकी अक्रिय गैसों की, जो 18वें शून्य वर्ग के तत्व होते हैं ना, शून्य वर्ग के तत्व जिनको अपन शून्य अक्रिय गैसें कहते हैं, खोज हो चुकी थी। तो इसमें क्या था, वही कि जो 37 पंक्तियों में क्या कहा था, इनको आवर्त, और जो ऊर्ध्वाधर थी उनको क्या कहा था, वर्ग कहा गया था। अगर आवर्त की बात करते बेटा, आवर्तों की संख्या थी 7 और वर्गों की बात करें तो इनकी संख्या थी 18। कितनी थी बेटा, 18 थी, ठीक है। अब ध्यान रखना कि जो द्विग्रुप था इसका आवर्त सारणी का बेटा, वो सिद्धांत का ग्राफिक प्रस्तुतिकरण था। क्या था बेटा, हाफ के सिद्धांत से वो अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरते हैं ना, और अपन ने क्या पढ़ा, जो द्विग्रुप था बोहर के नियम पे, ठीक है। तो बोहर का नियम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनने का क्रम बताता है, और का जो सिद्धांत है वो भी इलेक्ट्रॉनिक किसी भी तत्व का विन्यास बनने ही बताता है, ठीक है। तो जो द्विग्रुप था वो क्या, हाफ सिद्धांत का ग्राफिकल प्रस्तुतिकरण था, ठीक है। अब देखो
जो आवर्त और वर्ग थे ना बेटा, इनमें तत्वों की संख्या के आधार पर इनको अलग अलग नाम दिया था इसने आधुनिक आवर्त सारणी में, ठीक है ना। तो बहुत बार पूछा जाता है कि अभी पीछे भी क्वेश्चन आया था एक कि लघु आवर्त से कहते हैं, ठीक है ना। लघु आवर्त में या लघु आवर्त में तत्वों की संख्या दी गई थी, तो लघु आवर्त में संख्या 8 होती है, वो अपन देखते हैं। अभी अपन ने पढ़ा था बेटा कि आवर्त कितने होते हैं, 7 होते हैं। अपन ने पढ़ा था कितने होते हैं, 7 होते हैं, ठीक है ना। 7 होते हैं। आवर्तों की संख्या आपने पढ़ ली थी कि क्षैतिज पंक्तियां होती है वो कितनी होती है, 7 होती है। तो आवर्तों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है, ठीक है। आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है, और इसी के आधार पर आवर्त को नाम दिया गया बेटा, तत्वों की संख्या के आधार पर, ठीक है। आवर्त का नाम क्या दिया गया वो देखते हैं बेटा। अगर बात करें पहले आवर्त में, तो पहले आवर्त में बेटा तत्वों की संख्या होती है 2। कितनी होती है, 2 होती है, ध्यान रखना, ठीक है। इसलिए इसको क्या गया, इसको कहा गया बेटा अति लघु, क्या कहा गया, अति लघु आवर्त। ध्यान रखना क्या कहा गया इसको, इसको नाम दिया गया अति लघु आवर्त। क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें जो तत्वों की संख्या होती है वो कितनी होती है बेटा, 2 ही होती है। कितनी होती है, 2 ही होती है। हाइड्रोजन और हीलियम की 2 ही तत्व, ठीक, ध्यान रखना। बात करें अपन कि द्वितीय तत्व, जो द्वितीय होता है उसमें तत्वों की संख्या कितनी होती है, तो ध्यान रखना दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या होती है 8। कितनी होती है बेटा, 8। दूसरे और तीसरे आवर्त में ध्यान रखना तत्वों की संख्या होती है 8, और इसलिए इनको नाम दिया लघु आवर्त, इसको भी लघु आवर्त। तो दूसरे और तीसरे, दूसरे और आवर्त का नाम क्या दिया गया है, लघु आवर्त दिया गया है। इनमें तत्वों की संख्या कितनी है बेटा, 8 है। कितनी है, 8, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं बेटा कि चौथे और पांचवा, जो चौथा और पांचवा आवर्त है बेटा, तत्वों की संख्या कितनी होती है, तो इनमें होती है बेटा 18। कितनी होती है, 18, ठीक है। चौथे और पांचवे की बात करें, इसमें 18 होती है, तो इनको क्या नाम दिया गया, दीर्घ आवर्त। इनको नाम दिया गया बेटा दीर्घ आवर्त। दोनों का नाम दीर्घ आवर्त है, ध्यान रखना। बहुत बार पूछ लेता है कि पांचवें वर्ग में तत्वों की संख्या 18 है, तो इसके आवर्त को क्या नाम दिया गया, तो दीर्घ आवर्त नाम दिया गया है। अब देखो छठा और सातवां आवर्त, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। छठा और सातवां आवर्त। छठे आवर्त की बात करते बेटा, इसमें तत्वों की संख्या होती है 32। कितनी होती है, 32, और सातवें में होती है 26। छठे में 32 और सातवें में होती है 26। अब देखो लेंथेनाइड जो एक्टिनाइड श्रेणी बेटा, अपन जो एफ ब्लॉक पढ़ते हैं उस तत्व जाते हैं, ठीक है ना। बात करें छठे आवर्त की, तो इसमें जाते हैं बेटा लेंथेनाइड और एक्टिनाइड 58 से लेके 71 तक, ठीक है ना। लेंथेनाइड श्रेणी, इसमें लेंथेनाइड श्रेणी के भी आते हैं। और इस तत्व को क्या नाम है, आवर्त को क्या नाम दिया गया है, छठे आवर्त को, तो ध्यान रखना बेटा नाम अति दीर्घ आवर्त। अति दीर्घ आवर्त, ध्यान रखना। सबसे ज्यादा अगर किसी आवर्त में तत्व पाए जाते हैं तो वो छठे में पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, 32 पाए जाते हैं। अगर बात करें बेटा सातवें आवर्त में, तो सातवें आवर्त में आती है अपनी एक्टिनोइड श्रेणी। कौन सी आती है बेटा, एक्टिनोइड श्रेणी, एक्टिनोइड श्रेणी, ठीक है। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड एफ ब्लॉक में आती है, पता ना आपको। अब इसमें तत्व कहते हैं बेटा 90 से लेकर और 109 तक, ठीक है ना। तो इसको क्या नाम दिया गया, एक्टिनाइड श्रेणी दिया गया। और इसमें देखो बेटा तत्वों की संख्या अभी तक जो भी तत्व खोजे जाएंगे वो इसी होंगे, किसमें, इसको क्या नाम है, अपूर्ण आवर्त नाम दिया गया है। ध्यान रखना दिया गया है अपूर्ण आवर्त। तत्वों की संख्या के आधार पर आवर्तों को अलग अलग नाम दिया गया है। ध्यान रखना बेटा, बहुत क्वेश्चन पुटअप हो जाता है। इसी के आधार पर अपन जो 100 के बाद में जितने भी तत्व आते हैं, 100 के बाद में जितने भी तत्व आएंगे उनका नामकरण करेंगे आईयूपीएसी के अनुसार, ठीक है ना। तो आईयूपीएसी के अनुसार कैसे नामकरण करेंगे वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। पंडित बनना है थोड़ी देर बाद में, तुम्हें नामकरण करना है ना। आओ देखो आईयूपीएसी के अनुसार, ठीक है ना। आईयूपीएसी पद्धति है नामकरण की, इसके अनुसार देखेंगे अपन, ठीक है। अब देखो इसने क्या करा कि इसने कहा 1 से 9 तक गिनती लिख ली, ठीक है ना। 1 से 9 तक गिनती लिख ली।
1 से 9 तक गिनती लिख ली। और अब इनको अलग अलग तरह, जो अपन केमिस्ट्री में अगर गिनती की बात करते हैं तो केमिस्ट्री में जो इनको गिनती का नाम दिया गया उसके आधार पर अपन क्या करेंगे, नाम करेंगे। तो केमिस्ट्री 0 को क्या कहते हैं बेटा, नील कहते हैं। क्या कहते हैं, नील। क्या कहेंगे, नील कहेंगे। 1 को क्या बोलते हैं, अन, बाई, फ्राई। 4 को कहते हैं क्वार्ट्ज, कहते हैं क्वार्ट्ज, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट। 8 को क्या कहते हैं बेटा, ऑक्ट। और 9 को कहते हैं नन। क्या कहते हैं बेटा, नन कहते हैं, ठीक है ना, या ए नन बोल सकते हो आप, नन या नन, ठीक है। अब देखो इसी के आधार पे अपन बेटा आईपीसी पद्धति का रखना 100 के बाद में करना, ये नहीं कि 100 के बाद में जितने तत्व आते हैं अपन इसके आधार पे नामकरण कर सकते हैं। और ध्यान रखना अनुलग्न के रूप में क्या लगाना आपको बेटा, जितने भी के बाद में तत्व आएंगे अनुलग्न के बाद, अनुलग्न सॉरी अनुलग्न के रूप में क्या लगाना है, अनुलग्न के रूप में आपको लगाना बेटा, ईएम लगाना। क्या लगाना है, ईएम, ईएम लगाना। देखो मैं आपको ये गाना करके दिखा रहा हूँ कैसे होगा, उसके बाद में अपने आप आ जाएगा बेटा। प्रैक्टिस, कोई भी चीज करते हो तो वो प्रैक्टिस तो मांगती है। अपन लेते बेटा 102 नंबर पे तत्व आता है, अपन को नहीं पता कौन सा तत्व, उसका नामकरण करते हैं, ठीक है, बाद में अपन को पता चल जाएगा। अपन पढ़े थे कि 1 को क्या बेटा, अन्न कहते हैं। क्या कहते हैं, अन्न। 0 को क्या कहते हैं बेटा, नील, अन्न नील। 2 है क्या, 2 को क्या कहते हैं बेटा, कहते हैं। और 22 में क्या जोड़ने, ईएम जोड़ना, तो हो जाएगा बाईएम। तो 102 नंबर पे जो आएगा बेटा 102 पे जो तत्व आएगा उसको क्या कहते हैं, अनिल बाईएम, अनिल बाईएम कहते हैं। इसी प्रकार जैसे अपन बात कि 105 पे जो तत्व आएगा उसका नामकरण करो इस पद्धति के अनुसार, तो इसका क्या हो जाएगा, नील पेक्टेनियम, यम जोड़ना है पेक्टेम, अनिल पेक्टेम। इसी प्रकार बेटा आपको सबका नामकरण कर सकते हो, ईएम जोड़ना है इसमें, ठीक है ना, ईएम जोड़ना, ईएम जोड़ सकते हो आप, पेक्टेम हो जाएगा इसका, ठीक है ना। तो यह ध्यान रखना आपको थोड़ा सा कि 100 के बाद में जितने भी 100 के बाद में जितने भी तत्व आएंगे उनका नामकरण किस प्रकार करना है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछ लेता है, तत्व आपको संख्या दे देगा या फिर आपको नाम दे देगा, पूछेगा कितने नंबर का तत्व है। ये तो हो गया अपने किसकी बेटा, आवर्त सारणी के क्लासिफिकेशन की बात। अब अपन बात करते हैं अलग अलग से जो आवर्त इसको अलग अलग तरीके से अपन एक एक ब्लॉक उठाएंगे, एक एक तत्वों के गुणधर्म पढ़ने, ठीक है। तो अपन पहले बात करते हैं बेटा एस ब्लॉक के तत्वों की, इसकी एस ब्लॉक के तत्वों की। अब अपन को कैसे पता चलेगा कि एस ब्लॉक के तत्व है, सबसे पहली चीज तो ये, ठीक है ना। वो कहते हैं ना कि अगर सुबह का बुला शाम को घर आ जाए तो उसको बुलावा व्यक्ति नहीं कहते। उसी प्रकार इस एस ब्लॉक की भी पहचान होती है कि अगर कोई भी तत्व है इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में जा रहा है बेटा, अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस कक्षक में जाएगा, जिस ब्लॉक में जाएगा वही, जिस ब्लॉक में जाएगा उसी ब्लॉक का वो तत्व होगा, उसी ब्लॉक का क्या होगा बेटा, तत्व होगा। तो ध्यान रखना कि एस ब्लॉक में कौन से तत्व आएंगे, जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा बेटा, अंतिम इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में जाता है या एस कक्षक में जाता है, एस कक्षक में जाता है। वो सारे किस ब्लॉक के तत्व होंगे, एस ब्लॉक के तत्व होंगे। अब देखो एस ब्लॉक के तत्व आपको ध्यान रखना है, वो कैसे रखना है, आप चाहो तो आज कर्म से याद कर सकते हो, और अगर ट्रिक से रखना चाहो तो ट्रिक से कर लेना। हेलिना के रब से फरियाद, हेलिना के रब से फरियाद। ये मत कहना कि अपने तो लड़की के नाम से क्यों बनाई है, जब जरूरी नहीं है अपन को याद कर, लड़की का नाम याद रहता है ना लड़की, इसलिए हेलिना के रब से याद, हेलिना आपको चाहिए तो आप किससे फरियाद करो, रब से फरियाद करो, आपको एस ब्लॉक का पहला याद हो जाएगा, ब्लॉक का पहला
में कितने वर्ग आते हैं, ध्यान रखना 2 वर्ग आते हैं बेटा। कितने आते हैं? 2 वर्ग आते हैं, ठीक है। फर्स्ट ए या ए फर्स्ट और ए सेकंड, ए फर्स्ट और ए सेकंड दोनों किसमें आते हैं बेटा? एस ब्लॉक में आते हैं, ठीक है। हेलिना के रब से फरियाद, ठीक। ये हो गया अपना फर्स्ट ए के तत्व हो गए, ठीक है। इसी के साथ अपन सेकंड ए के भी लिख लेते हैं बेटा, फिर इनके बारे में, गुणधर्मों के बारे में बात करेंगे। अब देखो, हेलिना के रब से फरियाद तो कर ही ली, लेकिन हेलिना नहीं मिली। हेलिना मिली तो बाप को अब शादी करवा रहा है, तो बेटा है अपने बाप को बेटा मांगे सुंदर बाप रोए, बेटा कन्या सुंदर बाप रोए। तो ट्रिक से मैं कह रहा हूँ, याद रखना, जल्दी याद होंगे। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए। आप हलीना के लिए फरियाद कर चुके, बापू शादी नहीं करवा रहा, लेकिन आप फिर किसके लिए बेटा बाप गुजारिश कर रहे हो कि बेटा मांगे कन्या सुंदर और बाप रोए। ये हो जाएंगे अपने सेकंड ए के तत्व। किसके हो जाएंगे बेटा? सेकंड ए के तत्व, ठीक है। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये किस में आते हैं बेटा? ये फर्स्ट टाइम में आते हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रोडियम, ये किस में आते हैं बेटा? ये सेकंड डे में आते हैं, ठीक है। ये तो हो गई को याद करने की ट्रिक। क्या होगा बेटा? याद करने की ट्रिक। अब देखो, इनको अलग अलग नाम दिया गया, ठीक है ना। अगर बात करें अपन बेटा इसकी, तो इसको क्या गया? सारी धातु नाम दिया गया। क्या दिया गया? सारी धातु दिया गया है। के तत्वों की बात कर रहे हैं बेटा, इनके गुणधर्म पढ़ते हैं थोड़ा सा। आयो देखो, अगर बेटा इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो इसका हो जाएगा एस, क्योंकि आयतन कोश में अंदर इसका इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा बेटा? 1 रहेगा, इसलिए इसको फर्स्ट में रखा गया है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो इसका हो जाएगा NS2। क्या हो जाएगा बेटा? NH2। और इसका हो जाएगा NS1, ठीक है। मतलब जब आप हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरोगे तो इसका हो जाएगा 1s1। इसी प्रकार लिथियम का भरोगे तो क्या हो जाएगा बेटा? लिथियम आता है 3 नंबर पे, पता है हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम 3 पे आता है, तो 1s2 और 2s1। तो आयतन कोश उसमें तो एक ही ना, क्या जा रहा है? एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो एस कक्षक में हमेशा एक ही रहेगा। बस कक्षकों की संख्या बढ़ेगी, बाकी एस जितने भी आपने लिखे इनके सभी के आयतन कोश में एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब जब अपन ने को पता है कि जब आयतन कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, उतनी उसकी क्या होती है? संयोजकता। ध्यान रखना, युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी होगी उतनी उसकी संयोजकता होगी। तो फर्स्ट ब्लॉक की अगर अपन बात करें, एस ब्लॉक के फर्स्ट वर्ग की बात करें, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी बेटा? इसकी संयोजकता होगी 1। क्या होगी बेटा? प्लस की 1 हो जाएगी, ठीक है ना, इसकी संयोजकता। और इसकी बात करें संयोजकता की, तो इसके आयतन कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी बेटा? इसकी संयोजकता हो जाएगी 2, ठीक है ना। किसकी? प्लस की 2 हो जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है ना, प्लस की 2, ठीक है। इनकी संयोजकता की बात करें तो जो पहले वर्ग रहता है उसकी संयोजकता होगी +1 और इसकी होगी +2। संयोजकता किसे कहते हैं बेटा? किसी भी तत्व के आयतन कोश में उपस्थित युग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या। अरे एक युग्मित और एक होता है अयुग्मित, ठीक है ना। पेड, अनपेड। अनपेड, पेड कौन सा होता है बेटा? जिसमें एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो होता है। और एक कक्षक में अदर एक इलेक्ट्रॉन होता है अनपेड। अगर बात शादी हो चुकी है तो बेटा आप क्या हो? पेड हो। और आपके शादी हो चुकी तो आप पेड हो। अपनी भाषा में कहते हैं रंडवा, ठीक है ना। तो जितने रंडवे आयतन कोश में उतनी उसकी क्या संयोजक, जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहेंगे किसी तत्व के आयतन में, तो वो क्या कहलाएंगे? उसकी संयोजकता कहलाएगी, ठीक है।
आगे देखो, इनकी क्रियाशीलता बहुत अधिक होती है बेटा। क्रियाशीलता, एस ब्लॉक की क्रियाशीलता क्या होती है? बहुत अधिक होती है।